जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई टेस्ट पेपर यानी हूबहू जैसे आप यूपी पुलिस में देखोगे वैसे मॉडल पेपर नंबर 11 यानी टेस्ट पेपर नंबर 11। आज अपने आप को अच्छे तरीके से इवेल्युएट करिए कि भाई क्या हम जो है इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आज का पेपर हम सही से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए जो है डायरेक्टली हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं टेस्ट नंबर 12 और आपको पता है भाई, फिर भी रिकॉल कर दे रहे हैं एक बार कि डेली आप मैथ्स की क्लास की बात करें शाम को 7 बजे डेली होती। कितने बजे? शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, जो लोग नहीं जुड़ पाए भाई शाम को 7 बजे तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइएगा शिवानंद सर के नाम से। किसके नाम से भाई? शिवानंद सर के नाम से जाइएगा। उसमें मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे यूपी पुलिस के मॉडल पेपर हैं और टेस्ट पेपर जो कि 11वां करा रहे हैं, ये सारे वहां पर मिल जाएंगे। आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। ओके, और सामान्य अध्ययन क्लास सुबह 10 बजे चलेगी, रीजनिंग आपको कंफर्म भाई 12 बजे चलेगी और हिंदी एज यूजुअल 8 बजे शाम को चलती है। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए। तैयार हो जाने का मतलब बिल्कुल पेन कॉपी लेके और एकदम बिल्कुल ऐसा करिए ना कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, ये फील लाइए अपने आप को। देखो पहला क्वेश्चन, 111 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए? हमें पूरी उम्मीद है जब आप जो है यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं भाई, याद रखिए 1 to 30 यानी 1 से 30 तक स्क्वायर ओरल पता होना चाहिए और बाकी 200 तक स्क्वायर आपको निकालने का तरीका जो चुटकियों में बता दें, यानी ओरली। जैसे हम आपसे बोले सर 39 का स्क्वायर 1521, आपसे बोले सर 64 का स्क्वायर 4096, आपसे बोले सर 98 का स्क्वायर तुरंत बोलोगे 9604। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि कैसे ओरल बताओगे, स्क्वायर वाले चैप्टर में देख लोगे। और तो इससे क्या होगा, जब आसान होंगे तो हमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही है 111 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग हुए? आप बताओ। 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 100 के बाद यानी 11 का स्क्वायर 121, यानी 111 है तो 111 में क्या जोड़े भाई 121 हो जाए? तो इसका मतलब 11 जोड़ देंगे तो कहोगे हाँ सर 11 जोड़ देंगे। अच्छा 10 जोड़ देंगे सर तो 121 हो जाएगा और 121 सर 11 का स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन होगा। ऐसे ऐसे भी आए हैं। अगर आपको 50 तक स्क्वायर याद होगा ना, ये संख्या, ये क्वेश्चंस आते हैं यूपी पुलिस में कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एक तो फैक्टराइज करके करते हो, है कि नहीं, और दूसरा तरीका हुआ कि अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्टली कर लो। कहोगे हाँ सर बिल्कुल ओरल है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको बताओ सर, 10,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? याद करो आपको हमने क्या डिस्कस किया था, यानी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर कैसे, दर अगर दिया हो कैसे आप लोग चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज 2 साल 3 साल 4 साल का निकालते हो। यानी एक तो तरीका था डायरेक्ट निकालने के लिए पास्कल रूल। क्या था भाई? 2 ईयर के लिए 2 साल के 2 और 1, 3 साल के लिए 1, 2 और 1 3 और यहाँ 3, याद करो यही। और ये 4 टाइम्स लिया 4 साल के लिए, यानी 3 और 1 4, 3 3 6 और यहाँ पे 3 का 1 ज्यादा 4, 5 साल के लिए 1, 4 और 1 5, 6 4 10, 6 4 10 और 4 का 1 ज्यादा 5। यानी किसी मनी पर 2 टाइम्स बोलो या 2 ईयर यानी 2 बार अगर ब्याज लगाना है चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज तो क्या करोगे? 3 टाइम्स यानी 3 बार 3 साल या 3 बार लगाना तो क्या करोगे? 4 बार या 4 लगाना क्या करोगे? 5 बार लगाना है तो क्या, यानी 5 साल का आसानी से आप लोग लिखते थे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है, आपको वहां सॉल्व भी कराए थे। इसमें आप लोग ये दिया गया है कि प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 रुपए है ना। कहोगे हाँ सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% पर एनम, यानी 1 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर। समय आपका दिया है भाई 2 साल, लेकिन ये कह रहा है कि जो ब्याज की दर है वो जो है ईयरली नहीं, ये हाफ ईयरली यानी छमाही की बात कर रहा, छमाही आपको ब्याज देना है। तो देखते ही समझ में आ गया होगा भाई कि 2 साल में कितने छमाही हुए। आप कहोगे तो 1 साल में 2 छमाही, 2 साल में 4 छमाही, यानी 4 बार ब्याज लगेगा। पहले 6 महीने ब्याज लगेगा, फिर अगले 1 साल में, फिर 1.5 साल में, फिर 2 साल में, यानी 4 बार ब्याज लगेगा। तो क्या, अब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में 4% है तो भाई 6 महीने यानी 6 महीने में अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी सर? 2% हो जाएगा भाई। 12 महीने में 4%, 6 महीने में कितना? 2%। अब आपके पास क्वेश्चन ये हो गया कि 10,000 का 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 बार अगर ब्याज निकालना हो, यानी ब्याज पर ब्याज निकालना हो, यानी छमाही ब्याज निकालना हो तो क्या होगा? ये रूल अपना दो। क्या लिखे थे भाई? पहले आप लोग क्या करोगे, 10,000 का 2% निकालोगे ना, कितना हुआ भाई? ओरली समझ में आ गया, 200 हुआ ना। यस 200 हुआ। अब जो 200 होगा ध्यान दीजिए, इसका फिर 2% निकालोगे ना। 200 का 2% कितना होगा? सबको पता भाई 200 का 2%, 2 दुनाई 4 होगा। फिर 4 का 2% निकालोगे, 4 दुनाई 8 यानी 0.08 होगा ना। कहोगे हाँ।
4 दूनी 8 कर दिया 0.08। फिर इसका 2% निकालोगे, कहो हाँ सर 2%, 8 दूनी 16 हुआ, तो 0 ये हो गया ना 0.106। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, यही 4 साल के लिए पहले वाले में 4 से गुणा करोगे और दूसरे वाले में किससे, 6 से गुणा करोगे, फिर 4 से गुणा करोगे, फिर 1 से गुणा करोगे। मतलब 2 चौक 800 ये हो गया और 6 चौक 24 ये हो गया और 8 चौक 32 यानी 0.32 ये हो गया और प्लस 0.00016 ये हो गया। तो देखो एग्जैक्ट दिया और नियरेस्ट दिया, जैसे भी 8 24 824.32 और ये तो बहुत पॉइंट कम है इसलिए इग्नोर कर दिया, यानी 824.32 बिल्कुल नियरेस्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? किसी भी मनी पर 2 साल का निकालना होता तो एक बार इंटरेस्ट का, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, पहले मनी को 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, जोड़ दोगे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 3 निकालना होगा तो 3 बार इंटरेस्ट निकाल के 331 से करोगे, 4 बार करना। ये आपको हमने डायरेक्ट बताया था भाई कि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज वाले में कि कैसे आप 4 साल 3 साल 2 साल का यानी 2 बार 3 बार 4 बार ब्याज निकालते हो। कहोगे यस सर, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखो, ध्यान से पढ़िए और रिलैक्स मोड में आप लोग सॉल्व करिए। मतलब देख, रिलैक्स मोड का मतलब हुआ कि क्वेश्चन पहले समझना जरूर सीखिए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, हाँ सर, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम ने बताया था ना, जैसे ये 2 हैं, अगर हम बात कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट की, हम बात करें किसकी बात करें भाई, एक तो 60% इंग्लिश, भैया ये इंग्लिश की बात करें ना, और किसकी, हिंदी की बात करें। तो जैसा दिया है वैसा आप रिलेट करो। क्या दिया है, 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। देखो 60% टोटल इंग्लिश में पास हुए, ये हम पास वाला कॉलम बना रहे हैं, और 70% हिंदी में ना उत्तीर्ण हुए, 70 हिंदी में, 70% हिंदी में। अच्छा ये पूरा हिंदी वाला कॉलम, इंग्लिश वाला कॉलम है, ये हिंदी कॉलम है, और 40% दोनों में, तो 40% दोनों में डायरेक्टली दिया है। जो दोनों में दिया है हम उसी से कनेक्ट करें पहले। भाई हिंदी में कुल पास है, इंग्लिश में कुल पास है और दोनों में कुल पास है, तो यानी दोनों में 40% है, दोनों में कॉमन 40% है, तो यानी इंग्लिश में टोटल मिला के 60% है और ये 40% हिंदी वाले में भी आएगा। तो सिर्फ ओनली हिंदी इंग्लिश में कितने होंगे, 60 - 40 यानी 20। देखो पूरे सर्कल 60 होगा भी और 20 को आप लोग क्या बोलोगे, ओनली इंग्लिश में पास। हाँ सर, ये पूरा कॉलम भाई कितना है, कहोगे सर ये जो ये कुल मिला के 70 होना चाहिए, 40 इसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये 30 हो जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं भाई कि 20% केवल हिंदी में पास है, 40% दोनों में पास है और 30% केवल हिंदी में पास है। तो टोटल पास अगर हम बात करें, टोटल पास कितने हैं, टोटल पास अगर हम बात करें भाई, ओनली इंग्लिश में 20 और दोनों में 40 और जो है हिंदी में आपके 30%, केवल हिंदी में, ठीक है ना। कहोगे 4 3 7 दोनों, यानी 90% कुल पास है कुल मिला के। आप बताओ ओवरऑल अपने आप में टोटल स्टूडेंट पास और फेल मिलाकर कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। 90 पास हैं, बचा कितना भाई, तो फेल होने वाले कितने हैं भाई। आप कहोगे फील्ड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो अपने आप में टोटल 100 होगा, तो आप 100 में से टोटल पास घटा दोगे तो 10% क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा फेल होने वाले। कहोगे वाह सर ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। और ये भी वेन डायग्राम आप लोग देखोगे, जिसको इसमें सब में कंफ्यूजन है, हमने प्रॉपरली वेन डायग्राम का पास से फेल कैसे निकालोगे, फेल से पास कैसे निकालोगे, ओनली पास अगर हिंदी में होगा तो फेल इंग्लिश में कैसे समझा जाएगा, ये पूरा वेन डायग्राम आप जो है उसमें कॉलम में जाएगा तो वेन डायग्राम बाई, देखिए क्या डालोगे, वेन डायग्राम बाई शिवानंद सर। आप स्टडी 91 के चैनल पे जाइए और उस पर प्लेलिस्ट हमारी मिल जाएगी, उसमें वेन डायग्राम का हमने 2-3 सब बहुत अच्छे से किया है, ठीक है ना। अभी हम लोग जो है टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बिना टाइम गंवाए जो क्वेश्चन है उस पर फोकस कर रहे हैं ना। कहोगे हाँ सर बहुत अच्छी बात है, इसको बताओ। ये भी बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। एक घड़ी का अंकित मूल्य आपको 1200 दिया है, उस पर 2 क्रमिक बट्टा 15% और 20% दिया जा रहा है। कहोगे हाँ सर, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वाह सर, आप इतना आसान क्वेश्चन हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, हमें पता है आप सॉल्व कर चुके होंगे और आंसर भी ओरल बता सकते हैं। भाई 1200 MRP है, पहला डिस्काउंट देने के बाद बेचा, अब जो बेचा उस पर फिर से डिस्काउंट दिया, पहला कितना दिया 15%, तो 15% का मतलब 15 डिस्काउंट का मतलब 100 अगर MRP होगी तो 15 कम किया, यानी 85 में बेचा, MRP 1200 दिया है तो 85 की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ सर, अब जो आएगा यानी SP सॉल्व कर लीजिए ऐसे,
अगला डिस्काउंट 20% का दिया, यानी अगले के लिए एमपी हो जाएगा, फिर से 20% कम कर दो इसे, यानी दिस। मतलब अगर कंटिन्यूअसली डिस्काउंट देना है, इसका मतलब हर बार पहले 15%, यानी उस वैल्यू में 15% कमी करना है, अगला जो है उसी से फिर 20% कमी करना है, तो अपने आप 20 कम कर दो, यानी जो एक बार कमी करने के बाद वैल्यू आएगी ये एमआरपी का रोल करेगी, यानी 100 का रोल करेगी, फिर 20% वहां से कम कर दो आंसर। अब तो आप लोगों को पता, सॉल्व कर लोगे। 20 चौका 80 हुआ, 20 पंचे 100 हुआ, हाँ सर। 5 से 17 हुआ, 5 से 20 हुआ ना, 4 पंचे 20 हुआ, यहाँ 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 17 अट्ठे 136 ना, और 17 चौका 68, और 13 कितना हुआ, वाह भैया 81, यानी 816। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कुछ लोग ये भी करेंगे भाई, पहले 1200 का 15% निकाल कर घटा देंगे, तो फिर से उतने में बेच देंगे, और जो बेचेंगे उसका फिर 20% कम कर देंगे, तो फिर उतने में बेचेंगे, जो कि 816 आ जाएगा। बताइए, कोई डाउट है? बोलो यस या नो, जल्दी से भाई बताओ, यस या नो। डाउट है? कहोगे नो सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस, ये भी जी सर 30 का 50% हमें बताना है, और 60 का 20%। सर इतना आसान क्वेश्चन भाई, ये रिकॉल करने के लिए यूपी पुलिस वाले दे देते हैं भाई, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है। जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा बिल्कुल हलवा पेपर है। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने पहले तैयारी नहीं किया है, उनके लिए लगेगा कि हाँ भाई ये भी हमें सॉल्व करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे भाई, 30 का मतलब इंटू होता है ना, 50% का मतलब 50 बाई 100 ना, ठीक है। तो कहोगे हाँ सर, ये तो देखो सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10, 2 से 30, और वैसे भी कंफर्म है कि भैया 30 का 50% कितना होगा। कहोगे सर 30 का 50% आधा यानी 15 होगा, ठीक है ना, कहोगे यस। 60 का 20% सर, ये ऐसे करोगे ना 20, तो 60 का 20%, 20 पंचे 100, और 5 से 12, तो सर 60 का 20% यानी 12 हुआ, तो 15 और 12 जोड़ोगे सर कितना होगा, हमें पूरी उम्मीद है इनमें किसी का डाउट नहीं, मतलब किसी का आंसर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 है, सॉल्व कर देंगे। कोई डाउट है? नो सर कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी एक बस है, हमारी नहीं, क्वेश्चन में तो दिया है बस, दिल्ली से चंडीगढ़ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती, तो पूरी यात्रा में उसी औसत चाल, याद करो औसत चाल का फॉर्मूला हमने बहुत बार आपको बताया है ना, यानी एवरेज स्पीड, औसत चाल का फॉर्मूला इतनी बार बताया है, हमें लगता कि हर बार मॉडल पेपर में, प्रैक्टिस सेट में हर बार जो है हम इस क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, यानी एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, कुल दूरी बटा भैया कुल समय, ये फॉर्मूला होता है। कहोगे हाँ सर, तो और ये भी आपको बताया था ना, अब ये बेसिक हो गया कि अगर दूरी फिक्स है, मतलब हम पॉइंट ए से बी जो है किसी स्पीड से जा रहे हैं, या अगले दिन दूसरी स्पीड से वापस आए, या अगले दिन उसी स्पीड मतलब और स्पीड बढ़ा के या घटा के उस स्पीड से जाते हैं, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता, तब आपको बताया था भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इस केस में फॉर्मूला कैसे जनरेट करोगे ये भी बताया था, 2 इंटू S1 और इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। अगर एक ही बराबर दूरी को किसी चाल से गए और दोबारा वापस आए, या एक दूरी को दो अलग अलग चाल से जाएंगे, तो औसत चाल, दोनों में ये फॉलो होगा भाई। आप बता दो, एक तो तरीका है फॉर्मूला, बिना किसी टाइम गंवाए आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना। कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं, क्या होगा भैया, 2 जाने में दिल्ली से चंडीगढ़ गया 60 किलोमीटर, वापस कितना आया भाई 40 किलोमीटर, डिवाइड भाई 60 प्लस 40। हाँ सर बिल्कुल आसान हो गया। देखो 60 प्लस 40 कितना हुआ, 100 हुआ भाई, 100 तो 2 जीरो ऐसे कट गया, 2 छक 12 चौक 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब बिल्कुल आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं आप 48 किलोमीटर। किससे? लेकिन फार्मूले से। क्या सिर्फ फार्मूला ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है? है भाई, बहुत सारे तरीके हैं। आपको बेसिक बताया था फार्मूला या वैल्यू लेट करके, एक और बताया था जब बराबर दूरी होगी भाई आप क्या करोगे, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। हाँ सर, तो जो कुल दूरी कितना हमें पता ही नहीं है, तो सर दूरी क्या मानते हैं, ट्रिक के अप्रोच में दूरी क्या मानते हैं, देखो तो आप लोग दूरी क्या मानते हैं, देखो ध्यान समझिएगा। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, 60 और 40 का एलसीएम, ओहो, यानी जाएगा 60 किलोमीटर और आएगा 40 किलोमीटर। हमें करें 60 और 40, अगर बराबर दूरी को चाहे 2 चाल से 3 चाल से किसी अलग अलग स्पीड से जाएगा, बराबर दूरी को हमेशा चाल का एलसीएम, 60 और 40 का एलसीएम भाई कितना होगा, कहोगे 60 और 40 का एलसीएम सर 120 हुआ, यानी 120 किलोमीटर दूरी मान लेंगे।
अब फॉर्मूला ये होगा कि भैया औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी 120 चंडीगढ़ से दिल्ली से चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आया 120, जाने में 120 60 की चाल से गया 6 दुनाई 12 2 घंटे लगे, आने में 120 की दूरी को 40 की चाल से गया 3 घंटे, ये 3 घंटे, तो यानी 240 डिवाइड बाई कितना 5 से, 5 24 5 48 तो भी हुआ। भाई आप बेसिक से भी तो कर सकते हो, हम क्या करेंगे जैसे पहले दूरी x मानते थे, वे x ना मान के चाल का एलसीएम 120 मान लेंगे। हम समझेंगे कि भैया दिल्ली से हमारे चंडीगढ़ की दूरी 120 किलोमीटर है, तो व्यक्ति दिल्ली से गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आया, तो जाने में 120 गया, आने में 120 गया, कुल 240 गया। जाने में समय कितना लगा पता भाई, यानी 120 को 60 की चाल से 2 घंटे लगेंगे, 120 को 40 की चाल से आएगा 3 घंटे, तो कुल समय ये कुल दूरी बटा कुल समय तो भी आ जाएगा। एक तरीका ये था और एक तरीका ये तो था, जैसे आप और बाकी आप x से मानते थे वो भी तरीका था। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए भाई। कहोगे सर एक आदमी की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है, यदि उसकी आय 1800 है तो उसका व्यय होगा, ए भाई एक चीज आपको पता है ना भाई, किसी की आय यानी इनकम इक्वल टू क्या होगा, उसका खर्च यानी व्यय और प्लस क्या होगा यानी सेविंग यानी बचत, ये कंफर्म है। यानी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत होगा कि नहीं होगा, कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ ये तो और आसान दिया, आदमी की आय और व्यय का अनुपात कितना है 5:4, यानी ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। हाँ सर, यदि आय 18,000 है तो व्यय कितना, अरे भैया आय कितना है भाई, डायरेक्टली दिया 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू 18,000, तो 1 की वैल्यू डिवाइड बाई 5 करते हो, इसलिए जब रेशियो में जो वैल्यू दिया होता है, 5 दिया ना, 5 नीचे रखोगे, निकालना आपको व्यय यानी 4 एक्सपेंडिचर निकालना है, सॉल्व कर लोगे। 5 की वैल्यू दिया 1 निकालो, तो 4 भाग उसका खर्च है, तो 4 भाग की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। कैसे, सॉल्व करिए, 5 3 15 3 18 5 36 ना, 3600 का कितना हुआ 144, आप कहोगे सर 14,400 सुनहरे अक्षरों में। हाँ सर है, यस यस, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ये कितनी बार जो है यूपी पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं कि जो है रेशियो में, मतलब रेशियो का जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, और रेशियो हमने पहले ही आपको एक बार स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। जिनको डाउट है रेशियो में, रेशियो कैसे समझेंगे, वो सब एक बार जरूर उसको कंफर्म करिए। ओके आप बताओ, कह रहा आरोही क्रम। अच्छा, आरोही और अवरोही में डिफरेंस क्या है? आरोही 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 मतलब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और जिसे बोलते हो असेंडिंग ऑर्डर, चलो इस असेंडिंग ऑर्डर। आरोही और अवरोही, अवरोही ध्यान दीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ना। तो आरोही और आरोही का मतलब क्या बोलते हो भैया, बढ़ते हुए। आरोही मतलब बुला रहा कोई, बढ़ रहा, बढ़ना है, बुला रहा तो बढ़ना है। अवरोही मतलब हम बुला रहे हैं, यानी घटते हुए क्रम बोलते हैं ना, तो घटते हुए क्रम। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम, क्रम का मतलब नंबर्स की बात करेंगे। तो आरोही का मतलब हुआ कि जैसे 2 3 4 5 मतलब सबसे पहले छोटा, बड़ा 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 बड़ा, मतलब सबसे पहले छोटा, एक ऑर्डर में होगा, सीक्वेंस से होगा। कैसे, आरोही का मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में होगा ना, और अवरोही का मतलब घटते हुए ऑर्डर में होगा। ठीक है ना, कहोगे हाँ सर। तो आप इसको बताओ, कोई इशू नहीं। डिनोमिनेटर 11 है, तो आपको पता है सर 2/3 बड़ा होगा कि 1/3, कहोगे सर 2/3। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता, बराबर होता, तो न्यूमरेटर में जो संख्या बड़ी मानी जाएगी वो बड़ी होगी। यानी आपको कह दिया जाए भाई 7/11, 9/11, 8/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, कहोगे सर 7/11। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है सर, 9/11। तो इसमें आरोही क्रम में है तो सबसे पहले छोटा, बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटा। तो क्या होगा भैया, आप कहोगे पहले 7/11 आएगा, फिर क्या आएगा सर 8/11 आएगा, फिर क्या आएगा 9/11, ये हो जाएगा। अगर इसकी बात करो तो मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये साइन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम। तो कौन 7/11, 8/11, फिर 7, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 7 8 9। हाँ सर, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। आपको ये मैच कराना है, बताओ कोई डाउट है, यस या नो, जल्दी बताओ भाई। कोई डाउट है तो फिर दूसरे तरीका बताएं, हमें पता आप लोगों को डाउट इसमें तो नहीं होगा। ओके चलो, इसको ए बी की तुलना में दोगुनी गति से काम करता है, दोनों मिलकर काम 12 दिन में पूरा कर लें, अकेला भी कितनी बार आपको इफिशिएंसी बताए। देखिए जब भी ए और बी के बारे में कह रहा, तो ए बी से दोगुनी गति काम से करता है, तो ये दोगुनी गति का मतलब कार्य क्षमता दिया भैया,
मतलब किस रेट से वर्क कर सकते हैं, इसका मतलब इफिशियंसी दिया है, यानी रेट ऑफ वर्क दिया है। ए बी का दोगुना गति से कार्य करता है, यानी बी एक दिन में एक काम करेगा, ए दो करेगा, मतलब यानी अगर ये एक्स करेगा या 2x करेगा, तो ये जो है कार्य क्षमता का अनुपात, यानी एक दिन का काम हुआ है कि नहीं। एक दिन में ए दो काम करेगा, एक दिन में ए एक काम करेगा, समझ में आया। मतलब ए बहुत तेजी से काम कर रहा, बी थोड़ा सा उसका आधा यानी स्लो कर रहा। कहोगे यस सर, कह रहा दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में अकेला। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे। जब भी ए और बी के इफिशियंसी का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात होगा, तो ये समझेगा एक दिन में दो काम करेगा, 2 वर्क पर डे करेगा, एक्स मत मानो, और ए बी एक दिन में एक काम करेगा, दोनों एक दिन में 2 + 1 3 काम करेंगे ना, 2 ए और बी एक, तो 3 वर्क पर डे दोनों मिलके करेंगे। तो आपको पता ए और बी मिलके एक काम को, ए और बी ने मिलके एक काम को 12 दिनों में किया। हमें पता भाई ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 और 1 3, तो 12 दिनों में कितना काम किया, 12 3 36 वर्क किया ना। कहोगे हाँ सर, भाई एक दिन में 3 तो 12 दिन तक किया, 12 दिन में कितना किया, 36 काम किया सर, बहुत अच्छी बात है। अब जो 36 काम किया 12 दिन में, अब कह रहा उसी काम को, चेंज नहीं है, उसी काम को भैया बी को अकेले करना। किस काम को, 36 काम को बी अकेले करना है, तो भैया बी एक दिन में एक ही काम कर पाएगा, और 36 काम को करना है तो 36 काम कितने दिनों में, भाई 36 डेज में करेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है, देखते ही बता सकते थे, एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। जब भी इफिशियंसी दिया ना, तो 2 और 1 3 वर्क पर डे दोनों मिलकर 12 दिनों में करते, 36 वर्क हुआ। अगर बी के बारे में कहेगा तो एक दिन में एक करेगा, 1 से डिवाइड करेंगे। बोल दिया था भैया ए अकेले उस काम कितने दिनों में करेगा, किसको, 36 को, तो 36 डिवाइड बाई 2 करते तो 18 आता ना। कंफर्म है, कहोगे यस सर, ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल ये आसान था। इसको बताओ, बस देखो आप आज जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें यार और की बातें को कोई मतलब नहीं भाई। इसको बताइए भाई, कहो कुछ करना है नहीं सर। 10 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रथम 7 संख्याओं का 16 हो तो अंतिम, अरे वाह भाई देखो आप बताओ, 10 का औसत इतना, 10 का संख्याओं का औसत 15 है। कहोगे हाँ सर, तो यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 16, प्रथम 7 का 16 है। कहोगे हाँ सर, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत, आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला तो बेसिक से देखो, तो हम बोल दें अगर 10 संख्याओं का औसत 16 है, तो 10 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 10 × 15 यानी 150 उनका योगफल होगा। हाँ सर, भाई प्रथम 7 संख्याओं का योगफल दिया है, तो प्रथम 7 संख्याओं का योग, तो योग 7 × कितना 16, 16 सत्ते कितना हुआ 112। कहोगे हाँ सर, आसान था इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। सर बचा कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं बची हैं, तो सर 10 में से अगर 3 संख्या घटा देंगे, यानी 150 से 112 घटा देंगे, कितना बचेगा सर, बचेगा 38, 38। तो 38 क्या है सर, 38 3 संख्याओं का योगफल है, तो योगफल अगर है तो औसत क्या होगा सर, 38 डिवाइड बाई 3। कहोगे सर 3 × 3 और 3 दूनाई 6, हाँ सर 3 दूनाई 6, मतलब 12.66 समथिंग आएगा। तो क्या होगा सर, ये 12.66, यानी ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका तो ये था। दूसरा आपको रामबाण रूल बताए थे, ये नंबर दिया हो, एवरेज दिया हो, तो नंबर की कमी कितनी, 10 से 7 हुई, यानी 3 की कमी हुई, 15 से 16 यानी 1 वृद्धि हुई। नंबर को इससे 10 × 10, इसको 16 × 3 48 -48, यानी 38 जो आएगा वो 3 संख्याओं की जो कमी हुई उसका सम आएगा ना, और माइनस में इसलिए कि कमी हो रही है, तो 38 सम है और तीनों का, तो औसत भैया क्या होगा, देखो ये भी यानी 12.66। ये कब करोगे भाई, जैसे यहाँ पे 10 और 15 दिया, 7 और 16, जब ये नंबर और एवरेज थोड़ा टफ दिए हों तब ये रामबाण रूल अप्लाई करते हो। बाकी आसान है इसलिए हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई नंबर दिया, औसत दिया, तो योगफल निकालोगे ना, 10 का योगफल में से 7 संख्याओं का योगफल घटा दो, 3 संख्याओं का आ जाएगा। कहोगे यस सर, बहुत अच्छी बात है। क्या सर और भी तरीका है, हाँ सर और भी तरीके हैं, लेकिन ये सफिशियंट है, आपको पता है, सॉल्व कर लोगे। तो यहां तक क्लियर, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कहोगे यस सर। एक चीज ध्यान दो भाई, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप स्पीड टेस्ट नहीं देते हो, यानी स्पीड टेस्ट नहीं दोगे तो अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जो है, अब स्पीड टेस्ट का मतलब जैसे हूबहू पेपर में आता, एक तो डेली शाम को 7 बजे हम आपके साथ रहते हैं, ठीक है, टेस्ट करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं, वो आप हमारे साथ पढ़ते हो, अलग अलग ट्रिक सीखते हो, लेकिन एक ऐसा जो है आप खुद से दो जहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपका 100% माइंड जो है से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसीलिए उसके लिए भाई टेस्ट सीरीज आपको देना मस्ट है,
पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो आप जाएंगे www.study91pro.com पर, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत सारे बुक परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप चाहें यू कैन, बस कुछ भी करिए भाई, सिलेक्शन जरूर लीजिए ना, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर इस पे बताइए, ये भी आसान है। क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन ये, कितने वर्षों में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा? अरे भाई सब आसान है। तो कितने वर्षों में, यानी कोई प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रिंसिपल था ना, कितने वर्षों में कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। तो यानी अगर हम चाहे ऐसे मान लें, अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो कह रहा है कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल में 3% ब्याज लगा, तो कितने वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी अमाउंट बोला गया 7 गुना, यानी 700% हो जाएगा। एक तो ये है, कहोगे हाँ सर। दूसरा क्या है? दूसरा अगर मनी एक्स होगा, 7 गुना मनी हो जाएगा, 7x हो जाएगा अमाउंट। तो यानी यहां से ब्याज दोनों केस में बता सकते हो। SI कितना? 6x, यहाँ SI कितना? 600%। चाहे 100 से करो चाहे x करो, यानी धनराशि अगर 7 गुनी हो रही है, 100 रुपए अगर मूलधन होगा तो 7 रुपए अमाउंट, यानी 600 रुपए ब्याज हो जाएगा, कहोगे हाँ सर। और अगर x से मानोगे, x मूलधन होगा, 7 गुना होने का मतलब 7x क्या हो गया? अमाउंट हो गया, यानी 6x ब्याज हो गया। तो चाहे आप फॉर्मूले से कर दो कि समय का फॉर्मूला बराबर ब्याज गुणे 100, सबको पता होगा, मूलधन इंटू कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है। तो ब्याज भैया 6x चाहे 600 इंटू 100 अपन मूलधन, आपको पता भाई x माना आपने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, ये कैंसिल हुआ, 3 दूना 6, 200 वर्षों में, वाह, एक जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन दिया है। उसके जो है दादा बाबा जो है प्रॉपर्टी पोते नाती जो है पे करेंगे। एक तरीका ये था। दूसरा, 100 रुपए ब्याज था, 700 अमाउंट हुआ, 600% ब्याज हुआ। ब्याज क्या होता भैया? एक साल में जितना परसेंट ब्याज होगा, कितने वर्षों में ये होता है। तो R3 है, यानी 3 इंटू T% इक्वल टू 600, तो T इक्वल टू कितना हुआ? डायरेक्टली कर तो 600 डिवाइड बाई 3 का मतलब यानी 200 वर्ष आ जाएगा। मतलब ओरल बता सकते थे 200 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 4। 100 रुपए, 700 रुपए हुआ, 600 रुपए ब्याज हुआ, तो 3% ब्याज के अकॉर्डिंग 600% कितना वर्षों में हो जाएगा? तो 600 डिवाइड बाई 3, 200 वर्षों में आंसर। और चाहे आप बेसिक्स कर लो तो भी है। बताओ कोई डाउट है? डाउट मत रखिएगा, इसलिए हम एक एक अलग अलग बता रहे हैं, क्योंकि आप इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं ना। इसको बताइए। कहोगे सर ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? सर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। जी सर, यही करते थे ना। तो CP/SP लिख दोगे सर, यानी यहाँ 15 यहाँ 18 हो जाएगा। सर यहाँ पे भी और रेशियो भी निकाल सकते हैं, 3 × 5 = 15 हुआ, 3 × 6 = 18। मतलब ये हो गया कि सर किसी वस्तु को 5 में खरीदेंगे, 6 में बेचेंगे। जब भी कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ के विक्रय मूल्य के बराबर है तो एक का क्रय मूल्य CP मान लो। तो कह रहा भाई 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 CP, 15 के SP बराबर है। भाई SP इधर लाओगे, 18 उधर ले जाओगे, तो 5 में खरीदेंगे, 6 में बेचेंगे। आप बताओ क्या होगा? लाभ होगा। कितने का? एक का। किस पर? 5 पर इंटू 100, यानी ओरल समझ में आ रहा है 20% भैया प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? हमें पूरी उम्मीद है इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा ना। यस, वेरी गुड। इसको बताओ। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट की बात करें, टेस्ट पेपर की बात करें, एग्जाम में कैसे आते हैं, कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर, विकर्ण की माप 100 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल। आप अगर आयत की बात करो ना, आयत वर्ड बोलते ही आपके माइंड में सब फ्रेम होना चाहिए। क्या कि भैया इसकी लंबाई होगी L, इसकी चौड़ाई भी होगी, आमने सामने की भुजाएं भैया बराबर होती हैं, पता है, और ईच ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बात करो डायगोनल की, सबसे बड़ी लेंथ होती है डायगोनल, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एक ट्रायंगल बनाता है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाता है। तो ये इसी को हम बोलते हैं विकर्ण, D। क्या बोलते हैं? डायगोनल यानी D बोलते हैं। ये L है, अगर ये B है, तो इनमें रिलेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब ये हुआ D हुआ ना, D का स्क्वायर L के उसका लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होगा। बताओ समझ में आ रहा ना। तो ये कंडीशन होती भैया, D का मतलब ये हुआ, इसके बराबर होगा। या जो है कुछ लोग ऐसे याद किए होंगे, D इक्वल टू क्या होगा सर? L² + B² होता ना ये। अच्छा, और कुछ फॉर्मूला याद किए थे? हाँ सर, आपने पेरीमीटर, परिमाप बताया था, सबको जोड़ लो, L + B यानी 2L + B। हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा क्या? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता। क्षेत्रफल क्या होता सर? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों?
ये हाफ एल इंटू बी, हाफ एल इंटू बी, यही से निकाला गया, ट्रायंगल से निकाल सकते हो, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इतना। तो पूछा गया उसके विकर्ण की माप इतना है, तो इसका देखो भाई आपको एल इंटू बी चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, लंबाई पता है, यानी चौड़ाई अगर और आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे, और चौड़ाई ना देके इसने विकर्ण दिए हैं, तो विकर्ण दिया है, लंबाई दिया, तो चौड़ाई आ ही जाएगी भाई ना। तो यहां से देखो विकर्ण 100 दिया है आपका, है कि नहीं, तो हम इसी में कर दें तो डायरेक्टली इधर आओगे, 100 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, लंबाई किसका 60 का स्क्वायर कहोगे, हाँ सर, और प्लस चौड़ाई हमें नहीं पता है। बात तो वही है ना भाई, अगर आप लोग इसकी वैल्यू डी का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कर दो, डी का 100 का स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर बराबर होगा, सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर भैया 10,000, 240 माइनस 60 का स्क्वायर 3600, हाँ सर, बराबर 20 स्क्वायर, तो 10,000 माइनस 3600 कितना 6,400, इसका अंडर रूट ले लोगे बी आ जाएगा। 64 का 8 हुआ और 2 जीरो का 1 जीरो हुआ, यानी बी इक्वल टू कितना हुआ सर, बी इक्वल टू 80 हुआ। भाई मीटर में आएगा, 80 मीटर आ गया बी की वैल्यू, यानी चौड़ाई इतना हुआ, ऐसा हो गया। सर सही है। तो चौड़ाई 80, तो चौड़ाई आ गई तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लंबाई तो चौड़ाई बड़ी है, हो सकती है ना, लंबाई आगे कम हो पीछे ज़्यादा हो तो वो हो गया। आपको एरिया चाहिए भाई, क्षेत्रफल चाहिए, क्या करोगे, लंबाई आपको 60 मीटर दी है ना, एरिया चाहिए, लंबाई 60 मीटर दी है, चौड़ाई आपने 80 निकाला, तो 848 4800 मीटर स्क्वायर होगा भैया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बताइए किसी को डाउट है, कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, तो हम बहुत बार ऐसे सॉल्व कर चुके हैं ना। यस, वेरी गुड। चलो रेलगाड़ी की हम बात करते हैं, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन पहले। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 2000 मीटर लंबे पुल को 2.5 मिनट में पार कर जाती है, या टेलीग्राम खंभे को इतना मिनट में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, वाह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मीटर में पढ़ो पहले। आपके पास दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है जो ट्रेन है आपका वो 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है, याद करो पुल, यानी 2000 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, तो जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, यानी ट्रेन की लेंथ प्लस ओवरब्रिज की लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस आएगी, यानी रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई प्लस ओवरब्रिज की लंबाई के सम के बराबर होती है ना, ठीक है। ऑब्जर्वर ट्रेन की लेंथ और लंबाई दोनों है, ओवरब्रिज और ट्रेन की लंबाई दोनों है। अब इस टाइम गिवन होगा, निकालते हो। अच्छा क्या दूसरा कंडीशन क्या है सर, दूसरा कह रहा है कि अगर टेलीग्राम खंभे को पार करती है, आपको पता है अगर एल लंबाई की ट्रेन टेलीग्राम खंभे को पार करेगी तो खंभा तो स्टैंडिंग फॉर्म में होगा, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी, स्पीड और टाइम दिया होगा, फॉर्मूला ये सब में लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, और भैया चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सब इसी में फॉर्मूला लगेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ओके। अब आप क्या करोगे, कंडीशन दोनों दिया, देखो 2000 मीटर लंबे पुल को 2.5 मिनट, सब कुछ सेकंड में लिखो भाई, 2.5 मिनट का मतलब क्या हुआ समय भाई, 2.5 मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, 6 दूनी 12, यानी 150 सेकंड, यानी 2000 मीटर लंबे पुल को एक ट्रेन जो है 150 सेकंड में पार करती है। कहोगे हाँ सर, और यह टेलीग्राम खंभे को, वही ट्रेन आपके टेलीग्राम खंभे को आधा मिनट का मतलब कितना हुआ, 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। कहोगे वाह सर, ये हमें पता, ट्रेन ने खंभे को पार किया, नहीं अपनी लंबाई को 30 सेकंड में पार किया, ट्रेन ने अपनी लंबाई को 30 सेकंड में ट्रेन ने पार किया। अगर आपको ट्रेन की चाल पता होती तो 30 से गुणा कर देते, ट्रेन की लंबाई आ जाती, यानी अगर आपको ट्रेन की चाल कंफर्म होती, ट्रेन किस चाल से चल रही है, तो समय से 30 से गुणा कर देते, क्या आ जाता भाई, तब आ जाता आपका ट्रेन की लंबाई, चाल नहीं कंफर्म है। हाँ सर, ऐसा एक चीज तो क्लियर है, जो भैया खंभे को पार करने में चाल होगी वही जो है पुल को पार करने में चाल होगी, ठीक है ना। तो अब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए। अगर पूरे यानी पुल सहित हमारी ट्रेन जो है पुल सहित अपनी लंबाई पार करती है 150 सेकंड में, और ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई, यानी अपनी लंबाई ट्रेन यहां वही होगी, यहां सिर्फ अपनी लंबाई 30 सेकंड पार करती है ना, इसका मतलब सिर्फ पुल को कितने समय में, 150 माइनस 30 यानी 120 सेकंड में। देखो इसका टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो ना भाई, 150 सेकंड में पुल सहित अपनी लंबाई, और खंभे को पार करने का मतलब सिर्फ अपनी लंबाई को 30 सेकंड, यानी 120 सेकंड में उसने सिर्फ पुल को पार किया, सिर्फ पुल को पार किया। अब सिर्फ पुल को पार किया यानी पुल 2000 मीटर है और 120 सेकंड में सिर्फ पुल को पार किया,
तो भाई ट्रेन की चाल क्या होगी, 2000 बटा 120 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल है, यानी सिर्फ 2000 मीटर की दूरी को ट्रेन 120 सेकंड में चलती है। तो किस चाल चलती है दिस। अब ये चाल आ गई और 30 सेकंड में ट्रेन ने अपनी लंबाई पार किया, 30 से गुणा कर दो तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, 3 चौक 12 हुआ, 4 पंचे 20 यानी 500 मीटर। वाह, यानी 500 मीटर करेक्ट आंसर है। तो भाई टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ट्रेन की चाल आ जाएगी ना। सिर्फ पुल को पार 2000 मीटर पुल को 120 सेकंड पार कर रही है, तो 120 सेकंड में किस चाल से पार कर रही पता हो जाएगा, वो ट्रेन की चाल आ गई। भाई ट्रेन अपनी लंबाई और पुल को पार करने की लंबाई में अलग अलग थोड़ी होगा, रिलेट कर दो। अब ट्रेन की चाल आगे 30 सेकंड में अपनी लंबाई पार किया तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। अच्छा, कुछ लोग एक तरीका और अपनाएंगे कहेंगे सर कहेंगे चाल बराबर करेंगे, ट्रेन जो है 2000 और प्लस ट्रेन की लंबाई l डिवाइड बाई कितना 150, यानी 2000 प्लस l दूरी को 150 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ये हुआ। और ट्रेन खंभे को पार करने के बाद ना अपनी लंबाई को 30 सेकंड में पार करती है, तो l/30 ये हुआ। इक्वेशन बना देंगे, दोनों की चाल बराबर कर देते तो भी यही आ जाएगा। देखो यहां से भी, तो यहां से रिलेटिव डिस्टेंस 2000 प्लस l हुआ और टाइम दिया है, तो स्पीड और यहां डिस्टेंस l टाइम ये, तो दोनों को बराबर कर देते तो भी l की लंबाई आ जाती। जैसे सॉल्व कर लो, 3 × 15 हुआ 5l इक्वल टू कितना हुआ, यानी 2000 प्लस l, इधर आएगा 4l इक्वल टू 2000। भैया l इक्वल टू कितना हुआ 2000 बटा 4, देखो तभी तो भैया आया, यानी 500 आया। कहोगे हाँ सर, तो चेंज नहीं होगा, वो आंसर वही आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। कहोगे यस सर, इसको बताइए सर इसमें क्या, हमें लगता है ना कि एक चीज़ वैल्यू मिसिंग है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, बेसिक से ही करेंगे। जब फॉर्मूला ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला दिया होता, 7.5 का होल स्क्वायर, यानी 7.5 को 2 बार है, इसको गुणा करो, प्लस 37.5 प्लस 2.5 2 बार है, इसका स्क्वायर करना है तो जोड़ दो। भाई इसका स्क्वायर पता लास्ट में 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 करोगे और 7 का 1 ज़्यादा 8, 7 × 56, ये सबको पता है। 1 पॉइंट का 2 पॉइंट पता नहीं पता, आपको बताए थे जिसके लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे डायरेक्ट निकालोगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का 1 ज़्यादा 7 × 56 ये हो गया। कहोगे यस सर। प्लस 37.5 हाँ सर, प्लस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 1 ज़्यादा 3, 2 3 6, यानी 62.25 हाँ सर। अब जोड़ लो। वैसे देखो यहाँ पे पॉइंट बाद 2 डिजिट है, 5 यहाँ एक ही है तो 0 बढ़ा दो, 5 5 10 0 और कैरी कितना 1, 2 1 3, 5 3 8, 8 2 10 0 कैरी कितना 1। कहोगे हाँ सर। और 6 1 7 7 14, 14 6 कितना 20, 0 हासिल 2। कहोगे हाँ सर। 5 2 7 3 10 यानी 100, चाहे ऐसे कर दो, यानी पॉइंट लगा दो, 100 आ गया। जरूरी नहीं ऐसे था, ऐसे कर लेते, ऐसे जरूरी नहीं था भाई। आप डायरेक्टली 56 और 6 कितना 62 और 37 कितना हुआ 99, और बाकी ये 62 37 कितना हुआ, हाँ बिल्कुल 99, और ये 0.25 0.25 और 0.5 ये 1 हो गया, इसका मतलब 100 बिल्कुल सही है, एक लाइन का आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और आप बताओ। ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त करता है, बी अकेला इसी को 12 घंटे में मिलकर। अरे भाई ये फिक्स क्वेश्चन है, फॉर्मूले से भी और वैसे भी हमने आपको एलसीएम मेथड से बताया था। ए 15 घंटे में और बी कितना 12 घंटे में। हमेशा जब भी 2 पर्सन अलग अलग समय में किसी काम को पूरा करते हैं तो उनका एलसीएम ही काम मान लो। 15 घंटे 12 घंटे का मतलब कितना 60, यानी 60 काम मान लो। अगर 60 काम ए 15 घंटे में करेगा तो एक घंटे में कितना 15 चौका 60, यानी 4 वर्ग पर घंटे करेगा। और बी जो है आपका 60 काम 12 घंटे में तो 12 पंचे 60, यानी 5 काम पर घंटे बी करेगा। तो कह रहा भैया ए और बी एक साथ करें, किसको करें, जो काम ए और बी ने अकेले अकेले किया था, यानी 60 को। तो ए और बी एक साथ करेंगे तो एक घंटे में 5 काम, बी एक घंटे में 5 काम, 1 घंटे में 4 काम, दोनों 1 घंटे में 9 काम। तो 9 से डिवाइड करो, 9 6 54, तो 6/9 यानी 2/3, यानी 6 सही 2/3 घंटे। हाँ सर, इतना आसान है। अच्छा लेकिन ऐसे दिया है 6 सही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 दूनी 6 18, 2 20/3 उसको बोलते हैं ना। ये भी आप क्या कहोगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन कोडिंग करना है। ये हमें पूरी उम्मीद है कि टाइम एंड वर्क जैसे पढ़ोगे ना, पहला क्वेश्चन यही बताया जाता है कि आप ए किसी काम करेगा, बी करेगा, दोनों कितने समय में करेंगे बता सकते हो। चलो इसको बताओ। 2 संख्याओं का मासा था लासा क्रमशः 12 48 है। पहली संख्या 36, दूसरी संख्या, वाह। आप कहोगे सर हमने पढ़ा है 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, 2 संख्या गुणनफल इक्वल टू, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लासा इंटू मासा। हाँ सर, लासा मासा आ गया। यहाँ क्या कर 2 संख्याओं का लासा और मासा 12 और 48 है,
हाँ सर, पहली संख्या हमारी 36 है, दूसरी संख्या नहीं पता सर, y है, तो y की वैल्यू निकाल लो सर। 12 इंटू 48 डिवाइड बाई 36, ओरल सॉल्व करते हो। 12 तिहाई 36 है, 3 से, तो 3 एकम 3, 16 तिहाई 48, 16 दूसरी संख्या हो जाएगी सर। क्या ये तो सर, ये तो आसान है। आपने उसमें एलसीएम एचसीएफ में बहुत टफ बताया है, तो वो सब आते हैं गुरु। चलो इसको बताओगे। अब पार्टनरशिप भी आप भाई, आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया पार्टनरशिप। क्या दिया गया है? दिया गया रोहन, सोहन और मोहन क्रमशः 2500, 2700 और 3000 लगाकर व्यापार आरंभ किए, और एक वर्ष में आपको बोला गया है एक वर्ष में कितना, वो 16,400 का लाभ हुआ। तो किसी का लाभ बताना है। पार्टनरशिप का रूल क्या आपको बताया था भाई, अगर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो जितना पैसा जितने समय के लिए लगाएंगे उन्हीं का डायरेक्टली रेशियो ही आपको प्रॉफिट में बांटना पड़ेगा। यानी आपके रोहन साहब और सोहन साहब और मोहन साहब हैं, इन्होंने 2500 रुपए लगाया, इन्होंने 2700 रुपए लगाया, इन्होंने 3000 रुपए लगाया ना, और 1 साल के बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो भैया 1 साल के लिए इसने, 1 साल के लिए इसने, 1 साल के लिए इसने, तीनों ने बराबर समय लगाया। जब समय बराबर होता जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करो। और रूल क्या था भाई, एक इसका इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ही उसके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो भाई बना दो रेशियो ना, क्या डाउट है। यहां से 25 कटेगा नहीं, 25 रेशियो 27 और रेशियो 30, यही क्या बन जाएगा भाई, इनका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो भाई अब आपको दिया है टोटल प्रॉफिट दिया है, तो उसमें आपको जिसका भी प्रॉफिट निकालना है बता दो किसका प्रॉफिट। कुल प्रॉफिट 25, 27 और 30, आप कहोगे 25, 25, 50, 50, 75 और 7 कितना 82। देखो चाहे 5, 7, 5, 12 के 2 हुआ, कैरी 1 और 3, 2, 5, 3, 8। यानी इसका मतलब कुल ये रोहन, सोहन और मोहन का कुल प्रॉफिट का भाग कितना 82 भाग है। तो सोहन का लाभांश कितना 27 भाग। इसका मतलब 82 भाग टोटल लाभांश है। टोटल लाभांश दिया है 16400। आपको सोहन जी का भाग यानी 27 का वैल्यू निकालनी है, ये ना 82 भाग की वैल्यू दिया है और 27 निकालना है। इसका दोगुना, हाँ सर डायरेक्टली कट जाएगा, दोगुना 2, 27 गुना 54, 5400 रुपए हमारे कमाएंगे सोहन साहब। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है, हाँ या ना बोलिए जल्दी से, हमें नहीं लगता किसी को डाउट होगा, क्योंकि डायरेक्टली इतना आसान क्वेश्चन बना है कि आप चैप्टर बेसिक पढ़े होंगे ना तो भी बता सकते हो। ओरली कहोगे यस सर बता देंगे। चलो इसको बताओ। आप कहोगे सर ये भी टफ नहीं है, आसान है। कैसे आसान है भाई, देखो ये समीकरण का उपयुक्त विकल्प होगा। यार इसको तो गड़बड़ किया गया, चलो कोई बात नहीं, डिवाइड लगा। देखो जोड़ते हैं, जिसमें बार का मतलब जिसमें बार लगा होगा उसको पहले सॉल्व करोगे। हम याद देखते हैं, यानी कितना होगा, कहोगे 7 - 3, यहाँ पे 4, तो 4 - 4 कितना 0। ये पूरा 0 हो गया, तो भाई ये सब करने की जरूरत ही नहीं, ये पूरा 0 हो गया। ये 0 हुआ, 0 से मल्टीप्लाई 0 यानी 15 ये बचा। हाँ सर 15 - 0 ना, बताओ कोई डाउट है, नहीं सर। डिवाइड बाई यहां से -3 से 6 × 18 यानी +18, 18 और 5 कितना 23 ना, तो 18, 5, 23 कहोगे हाँ सर। तो ये मेरे तक कि कुछ और है, चलो कोई बात नहीं, ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो गया है ना। आपके पास कितना बचा 15 डिवाइड बाई 23 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो 15/23 ये आंसर हो गया ना। ये होना चाहिए, देखो समझ में आ रहा है ना। जिस पे बार लगा होता है उसको सॉल्व करोगे, 7 - 3 5, 7 - 3 4, 4 - 4 0, ये पूरा यहाँ तक 0 हो गया, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई ना। अब उसके बाद यहाँ पर डिवाइड ये -3 - 6 × 18 +18, 18, 5 23 ये हुआ, 23 यहाँ से मिला, 15 ये है, तो ये पूरा माइनस घटाओगे कोई मतलब है नहीं, तो इसके साथ अलग करके 15/23 सही है, ठीक है ना। कहोगे वाह सर इसमें कोई डाउट नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। देखिए 19 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं मॉडल पेपर में 19 क्वेश्चन ही ले रहे हैं। हो सकता है 19 से 20 हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखिए आप जो है स्टडी 91 चैनल पे जाएंगे, कोई भी आपको नई बुक चाहिए यानी आरओ की चाहिए, जैसे अलग अलग स्टेट लेवल के, इसमें सिंहावलोकन जो बुक है समान अध्ययन की बुक चाहिए, और अभी स्पेशली कांस्टेबल की भर्ती आई उसके लिए एक बुक डिजाइन की गई है, जो कि शायद जो है बैच ज्वाइन करने पर फ्री मिलेगी। ये आप इस पर बात कर लीजिएगा, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व मॉडल पेपर हैं। भाई इतना तो हम आपको सॉल्व कराए, ये भी अलग से सॉल्व कर लीजिए।
जिससे बुक आपके पास रहेगी तो आपको सोल्यूशन भी रहेगा और एक तरीका हो जाएगा ना कि भाई हाँ सॉल्व करने में हार्ड बुक का प्रैक्टिस ही हो जाएगा। तो जितना हो सके बहुत नॉमिनल कॉस्ट होगी, जितना आप लोग जो है चाय पी लेते होंगे, तो कोशिश करिएगा इसको जरूर परचेज करिए और सिलेक्शन लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सब में फिर से मिलते हैं भाई। डेली आपको पता 7 बजे जोड़ते हैं, सभी लोग आ जाएंगे। और जिनको कुछ भी टॉपिक डाउट हो, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं सर कहाँ मिलेगा, सर प्लेलिस्ट में जाएंगे शिवानंद सर के नाम से, जो भी आपको पढ़ना हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ना हो, एवरेज पढ़ना हो, वो सारे टॉपिक्स इसमें हैं। आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो है मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगा ना। कहोगे यस सर। तो नेक्स्ट समय फिर से मिलते भाई इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक जो है आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहिए और जो भी आपको किसी तरीके से डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।